और यार तुम्हारा वापस से स्वागत है डेली फुटबॉल न्यूज के ताजा तरीन एपिसोड में। एंड आज कितने 50 एपिसोड हो गए भाई। हाँ, सेंचुरी लग गई, 500 भी ऑन द रन होंगे। बट तुम्हारा एक काम है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साल के एंड तक 1000 पहुंचना यार, करवा दो यार। तुम्हारे लिए छोटी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बट तुम्हारे लिए तो छोटी बात है। करवा दो यार, भाई को सपोर्ट कर दो। एंड इसी के साथ अगर आज के वीडियो की तुम्हें थोड़ी लिटिल इनसाइट दे दूं तो आज हम लोग बात करने वाले सबसे पहले तो उस दरार के बारे में जो बहुत बड़ी बन चुकी है एरिक टेन हैग एंड जेडन सैंचो के बीच में। देन हम लोग बात करेंगे रियल मैड्रिड के उन 4 लॉन्डो के ऊपर जिन्होंने व्हाट्सएप पर लॉकर रूम 2.0 बना रखी थी। देन हम लोग बात करेंगे यूलियन नागल्समैन के ऊपर जो कि नंबर 1 कंटेंडर है अभी जर्मनी के हेड कोच बनने के। बट फर्स्ट ऑफ ऑल एज यूजुअल वी विल टॉक अबाउट इंडियन फुटबॉल। तो यार सीट की पेटी मान लो एंड शुरू करते हैं आज का मुकदमा। एंड इसी के साथ अपन आते हैं आज के सबसे पहले टॉपिक पर, जो कि है लड़ाई बिटवीन जेडन सैंचो एंड एरिक टेन हैग, जो कि तुम कह सकते हो जरूरत से ज्यादा ही बढ़ती चली जा रही है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि जेडन सैंचो की जो एटीट्यूड है वो एरिक टेन हैग के लिए बहुत ज्यादा ही नेगेटिव होती जा रही है। अब देखो, तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअली जेडन सैंचो के हिसाब से सही नहीं है। बिकॉज अगर तुम इस फैक्ट में देखोगे ना, सिर्फ इस इमेज में तुम देखोगे जेडन सैंचो की पूरी सिनेरियो को, तो उसकी जो एटीट्यूड थी वो शुरू से ही सही नहीं थी, वो कभी से सही नहीं थी। द थिंग इज, पिछले साल अगर तुम 2021 में जब जेडन सैंचो आया था एज तुम कह सकते एज अ लोनी मैनचेस्टर यूनाइटेड में आया था, तब से उसका जो कहानी है, उसका जो ट्रेनिंग पर लेट आना है, वो कहानी तब से ही चल रही थी। एंड एरिक टेन हैग ने तब से, जब से एरिक टेन हैग ने ज्वाइन करा है मैनचेस्टर यूनाइटेड को, तब से जेडन सैंचो के ऊपर उसने कहानी बैठाई है कि भैया तुम ट्रेनिंग में शुरू जल्दी आना शुरू करो और तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा ट्रेनिंग होगी ट्रेनिंग के पहले, टीम ट्रेनिंग के पहले, ताकि तुम ट्रेनिंग पर टाइम से पहुंच सको। बट स्टिल जेडन सैंचो वही कहते हैं ना, वही कुत्ते के पूंछ है, साल 10,000 साल भी पाइप में रखो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। सेम वही कहानी रही है जेडन सैंचो की भी। तो ऐसे में अब जेडन सैंचो की जो अभी की एटीट्यूड थी वो एरिक टेन हैग को लेकर बहुत ज्यादा ही नेगेटिव हो चुकी है। अब ऐसे में एरिक टेन हैग ने चीजें सही करने की कोशिश भी करी, बट स्टिल जेडन सैंचो इज स्टिल ऑन द नेगेटिव। एंड इस पॉइंट पर मेरा क्या मानना है, मैं एरिक टेन हैग को बैक करूंगा कंप्लीटली। बिकॉज द थिंग इज, देखो एक प्लेयर का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए जब उसके मैनेजर ने क्वेश्चन उठाया। तुम खुद को एक बार सोच कर देखो कि तुम एक प्लेयर हो और तुम्हारे मैनेजर ने तुम्हारे ट्रेनिंग पर सवाल उठाया कि ये ट्रेनिंग पर कभी टाइम से नहीं आता है। अब तुम्हारे सामने यहाँ टी पॉइंट खुल जाता है जहां लेफ्ट वाला रास्ता चिल्ला कर बोल रहा है कि भैया टाइम पर आ जाता हूं, थोड़ी सी ट्रेनिंग अपनी सही कर लेता हूं, धीरे धीरे अलार्म लगाकर जल्दी उठूंगा, ट्रेनिंग पर पहले 10 मिनट लेट हूंगा, फिर 5 मिनट, फिर धीरे धीरे टाइम सही होगी, फिर ट्रेनिंग पर टाइम से पहुंचूंगा। एंड अपने मैनेजर को एक विश्वास देने की कोशिश करूंगा कि मैं उस बैच के लिए लड़ रहा हूं, ना कि सिर्फ वर्ड्स में बोलूंगा। बट दूसरा रास्ता नाच कर कह रहा है कि थोड़ा हटाओ यार, मैनेजर का काम है, बोलते रहेगा, अपन चलते हैं यूएसए जाकर पार्टी मनाएंगे। गेस व्हाट, जेडन सैंचो ने दूसरा रास्ता चूज करा, ना कि पहला वाला, दूसरा रास्ता चूज करा। उसने यूएसए जाकर पार्टी मनाना बेटर समझा रादर देन अपने प्लेस के लिए, अपने उस बैच के लिए फाइट करना। तो ऐसे में तुम खुद सोचना कि तुम एज अ मैनेजर यहां पर जेडन सैंचो को बैक करोगे या फिर तुम नहीं करोगे। तो ऐसे में अब एरिक टेन हैग का जेडन सैंचो को बैक करना कोई रीजन समझ में नहीं आता है। भैया अगर यही अगर कहानी रहती है, जनवरी में बेचकर हटाओ, ये फालतू की ड्रामेबाजी नहीं चाहिए। खैर, मेरा एक सवाल है तुमसे कि अगर तुम एरिक टेन हैग की जगह होते तो क्या तुम जेडन सैंचो को एक और मौका देते डिस्पाइट कि उसका जितना भी नेगेटिविटी है, या फिर अभी ही तुम जेडन सैंचो को बाहर कर देते अपनी स्क्वाड से? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अपने थॉट्स। खैर, इसके साथ अपन आते हैं अपने दूसरे क्लब रियल मैड्रिड के न्यूज पर। एंड रियल मैड्रिड के 4 लॉन्डे व्हाट्सएप पर बकैती करके पकड़े गए। देखो पूरा कहानी मैं तुम्हें समझा देता हूं विस्तार में कि चल क्या रहा था। एक उसमें से लॉन्डा है जो कस्तिया का है, उसकी जो एक रिलेशन थी एक 16 साल की लड़की के साथ थी। अब ऐसे में वो लड़की, बिकॉज वो 16 साल की है तो वो नाबालिग है, तो ऐसे में वो लड़की की सेक्स वीडियोस ये बनाकर अपनी व्हाट्सएप की ग्रुप है उसमें ये सेंड कर रहा था। एंड की जो कोशिश थी वो उस वीडियो को वायरल करने की थी। इसमें ये एक लौंडा और रियल मैड्रिड सी टीम के 3 लौंडे थे। तो भैया इस बात को लेकर उस लड़की ने कंप्लेन मारी और इन चारों लौंडों को धर दबोचा गया। अब इस पर रियल मैड्रिड ने ऑफिशियल स्टेटमेंट निकाली है कि जब तक प्रॉपर इंक्वायरी बैठेगी, और प्रॉपर इंक्वायरी हम नहीं बैठाएंगे, इस पर प्रॉपर न्यूज हमें हाईलाइट नहीं पता चलेगी, अभी तक हम कोई इस पर एक्शन नहीं लेने वाले। बट रियल मैड्रिड इस पर इंक्वायरी बैठा चुकी है। एंड द थिंग इज, बहुत जल्दी
तुम्हें डिसीजन भी मिल जाएगा इसके ऊपर। मेरे हिसाब से ये जो लॉकर रूम 2.0 वाली कहानी चल रही है ना, सालों सुधर जाओ। अभी मैं तुम्हें भी बोल रहा हूँ, सालों सुधर जाओ। टेलीग्राम पे जो मुझे पता है क्या चलती है तुम्हारी टेलीग्राम पे, सुधर जाओ नहीं तो तुम्हारे घर भी ईडी की रेड पड़ेगी सीधा। खैर इसके साथ अपन आते हैं अपने सूडो लेजेंड पॉल पोग्बा के न्यूज पर। एंड पॉल पोग्बा की करियर में एक शब्द में अब कह सकता हूं कि इट्स ओवर नाउ। देखो यार, अब अपने को तो बुरा लगेगा ही, बिकॉज तुम कह सकते हो मैनचेस्टर यूनाइटेड का लेजेंड तुम कह सकते हो पॉल पोग्बा को, एंड द वे ही प्लेड भाई प्योर टैलेंट ही वॉज। लेकिन ऐसे एक बंदे का, एक प्योर टैलेंट का ऐसे करियर एंड होते हुए देखना सच में बुरा लगता है यार। और ऐसे में पॉल पोग्बा के ऊपर जो एलिगेशंस लगे थे हाई टेस्टोस्टेरोन वाले एंड ड्रग एडिक्ट वाले, उन सारे एलिगेशंस को पॉल पोग्बा ने एक्सेप्ट कर लिया है फाइनली। एंड द थिंग इज, अभी पॉल पोग्बा ने एक काउंटर स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग देने की सोची है, बट अभी तक यूवेंटस ने अभी कंप्लीटली पॉल पोग्बा को अपने स्क्वाड से बाहर ही कर दिया। एंड द थिंग इज, पॉल पोग्बा की करियर अब लगभग एंड पर आ रही है। द थिंग इज, अब तुम कह सकते हो कि ये जो एलिगेशंस है, ये एलिगेशंस अब बहुत ज्यादा प्रूफिंग, मतलब 90% ऑलमोस्ट प्रूफ हो चुकी है। तो ऐसे में अब अगर काउंटर स्टेटमेंट कोई बहुत ही ज्यादा मतलब नेक्स्ट लेवल पुख्ता नहीं होती है, तो तुम कह सकते हो कि पॉल पोग्बा का करियर ओवर हो चुका है। भाई बुरा लगता है कि ऐसे प्लेयर को जो बहुत ज्यादा कैलिबर रखता था, जो फील्ड पर जब खेलता था वो ब्यूटी लगती थी यार, उसकी गेम प्ले ब्यूटी लगती थी, द वे करियर उसकी एंड हो रही है, सच में बुरा लग रहा है यार। मतलब पॉल पोग्बा को मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था, पॉल पोग्बा को आई एडमायर द मोस्ट, बट द थिंग इज ऐसे करियर एंड होते हुए देखना सच में किसी भी प्लेयर का बहुत ज्यादा बुरा लगता है। खैर अब अपन तो क्या ही करेंगे, अब जो करेंगे यूवेंटस करेंगे, बट एक चीज तो कंफर्म है कि एडिक्शन हमेशा करियर बर्बादी करती है, चाहे किसी भी चीज की एडिक्शन हो। हमने बहुत सारे बंदों को देखा, हिस्ट्री में बहुत सारे लॉन्डो को देखा, अभी भी हम देख रहे हैं। एंड द थिंग इज, एक ही चीज में बोलूंगा कि किसी भी चीज की अगर तुम्हें एडिक्शन है ना भैया, छोड़ दो आज की आज ही, नहीं तो तुम्हारी भी करियर एंड ही होने वाली है। खैर इसी साथ अपन आते हैं अपने डीएफबी के न्यूज पर। एंड द थिंग इज, डीएफबी जो कि तुम कह सकते हो जर्मनी की हायर एंड कमांड है, उन्होंने बोल दिया है कि भैया यूलियन नागलसमैन हमारे टॉप रनर अप है जर्मनी के हेड कोच साइन करने के लिए। द थिंग इज, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था कि जर्मनी के हेड कोच के प्लेस पर यूलियन नागलसमैन के लिए जगह प्रॉपरली खाली है। देखो रनर अप में 2-3 ही नाम थे शुरू से ही, चौथा पांचवा अगर नाम तुम्हें दिख रहा है तो भैया उस नाम को सिरे से खारिज कर देना, बिकॉज शुरू से ही 2-3 लौंडे ही थे जो इस रनर अप में शामिल थे। सबसे पहला यर्गन क्लॉप ने खुद ही मना कर दिया लिवरपूल को छोड़कर आने का। दूसरा जो लौंडा था वो था यूलियन नागलसमैन, हमारा बायर्न का पूर्व कोच। एंड द थिंग इज, यूलियन नागलसमैन अभी पूरी तरह खाली है। एंड बायर्न में जिस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस थी, उसने प्रूव कर दिया था कि जर्मनी की टीम को वो कुछ हद तक संभाल सकता है। अब क्या ये हांसे फ्लिक वाली कहानी होती है, ये देखना है, इंटरेस्टिंग होगा। बट जो तीसरा जो नाम था वो था लुइस वैन गाल का। तो ऐसे में देखो डीएफबी बहुत ज्यादा लुइस वैन गाल के पीछे पड़ी हुई थी, बिकॉज द थिंग इज लुइस वैन गाल की जो रिड्यूस सैलरी थी नीदरलैंड्स में, वो एक्चुअली डीएफबी को फायदा करती है, जर्मन टीम को फायदा करती है उसी रिड्यूस सैलरी में लुइस वैन गाल को साइन करने के लिए, कंपैरेटिवली यूलियन नागलसमैन को साइन करने के लिए जिसकी सैलरी थोड़ी सी हाई है। तो ऐसे में अब जर्मनी ने फाइनल डिसीजन लिया है कि यूलियन नागलसमैन ही उनके टॉप रनर अप होंगे। तो अब 2 ही नाम चल रहे हैं, यूलियन नागलसमैन और वैन हाल। तो ऐसे में अब तुम कह सकते हो कि अगले 48 घंटों में तुम्हें शायद डिसीजन भी सुनने को मिल जाएगा डीएफबी का कि कौन सा अब नेक्स्ट हेड कोच होगा। तब तक रूडी वॉलर चला रहे जर्मनी को, बट रूडी वॉलर कितना ही चलाएंगे जर्मनी को। तो ऐसे में एक प्रॉपर कोच उनको साइन करना है किसी भी तरीके से। तो तुम कह सकते हो यूलियन नागलसमैन साइन हो चुका है लगभग एज ए जर्मन टीम मैनेजर। क्या इस पर तुम्हारा क्या मानना है? क्या तुम यूलियन नागलसमैन को देखना चाहते हैं या फिर लुइस वैन हाल को देखना चाहते थे एज जर्मन टीम मैनेजर? मैं तो लुइस वैन हाल को नहीं देखना चाहता था जर्मनी टीम के मैनेजर के तौर पर, मैं तो यूलियन नागलसमैन को बेटर प्रूफ करूंगा। बट तुम्हारा क्या मानना है तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड भाई इसी ज्यादा बनाते हैं अपने इंडियन फुटबॉल के न्यूज पर। एंड तुम कह सकते हो थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज मिलती जा रही है, थोड़ी सी। एंड तुम कह सकते हो ये लॉन्ग टर्म पॉजिटिव न्यूज बहुत ज्यादा सही रहने वाली है। खैर अगर न्यूज की बात करोगे तो कल मीटिंग हुई थी ममता बनर्जी और ला लीगा प्रेसिडेंट जेवियर तेबस के बीच में। एंड उस मीटिंग में सबसे पहले तो सौरव गांगुली भी
भी अवेलेबल थे उस मीटिंग में। एंड दूसरे जो बंदे अवेलेबल थे वो थे मोहन बगान सुपर जायंट्स के को ओनर संजीव गोइंका। एंड चौथे बंदे अवेलेबल थे इमामी ग्रुप डायरेक्टर आदित्य अग्रवाल। देखो तुम्हें इमामी ग्रुप का ऑलरेडी पता है कि वो ऑफिशियल स्पॉन्सर्स हैं ईस्ट बंगाल एफसी के, तो ये चारों अवेलेबल थे। इन चारों के अवेलेबिलिटी में ला लीगा ने डिसीजन लिया है कि वो एक स्पोर्टिंग ग्राउंड या फिर तुम कह सकते हो ट्रेनिंग ग्राउंड बनाएगी बंगाल में, एंड बंगाल स्टेट में कहीं भी बनाएगी। मेनली तुम कह सकते हो कि कोलकाता में ही बनाने का भी प्लान है, बट वो बना सकती है कहीं भी। तो ऐसे में अब ला लीगा सर्टिफाइड प्लेइंग ग्राउंड अब बंगाल में तुम्हें बनती हुई दिखेगी, जो कि मेरे हिसाब से बहुत सही न्यूज है। एंड जितने भी हमारी यूथ एकेडमी है उसको तुम कह सकते हो एक परमानेंट बूस्ट मिलेगी। एंड तुम कह सकते हो एशियन गेम्स में थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं, तो एशियन गेम्स में कल सुनील छेत्री ने कहा कि भैया तुम लोग जो फर्स्ट टीम का नाटक जो कर रहे हो, ये 17 मैन जो स्क्वाड है, ये तुम कह सकते हो कि मोस्ट अनइक्विप्ड स्क्वाड है जिसमें मैं खेलूंगा, ये कल सुनील छेत्री ने कहा है। एंड द थिंग इज उन्होंने एक और बात कही कि भैया मेरे को अगर कोई बोलेगा तो मैं कंप्लीट डिवोटेड देने को तैयार हूं, अपने पूरे 100% उस फील्ड पर देने को तैयार हूं, मैं कुत्तों की तरह भागने को तैयार हूं, बट स्टिल अगर टीम ही सही नहीं रहेगी तो कैसे कोई कंट्री जीत पाएगी एशियन गेम्स को या फिर कोई भी हाई लेवल टूर्नामेंट्स को। एंड मेरे हिसाब से ये बात सही भी है, बिकॉज ऑब्वियसली तुम्हें पता है कि सेकंड फिडल टीम भेजने की तैयारी करी है AIFF ने एशियन गेम्स में, एंड इसमें तुम कुछ कर भी नहीं सकते बिकॉज FSDL एंड जितने भी इंडियन क्लब्स हैं वो अपने प्लेयर रिलीज करने को तैयार नहीं है। एंड द थिंग इज थोड़ा सा तुम्हें अब ये जो 17 मैन स्क्वाड है इसमें थोड़ा सा तुम्हें चेंजेस, लिटिल बिट चेंजेस तुम्हें देखने को मिलेंगी इन द लॉन्ग टर्म। खैर दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, होप ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं तुमसे किसी और दिन किसी और नए टॉपिक पर। साइनिंग आउट।